हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अभी भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि हम जब इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं तो हर एक चीज़ बाइलिंगुअल, यानी बाइलिंगुअल का मतलब आपको पता है कि द्विभाषीय, यानी पहले हम इंग्लिश में वो चीज़ों को बताते हैं, फिर क्या करते हैं हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट करते हैं। यानी अगर चीज़ें नहीं भी समझ में, कहते नहीं कि बहुत लोगों के जैसे कमेंट आते हैं कि मैम हम काफ़ी टाइम से हम इंग्लिश छोड़ चुके हैं तो इंग्लिश हमको थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो टफ कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आपको बाइलिंगुअल बताया जा रहा है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वो टेंशन तो आप भूल ही जाएं कि काफ़ी टाइम से आपने इंग्लिश को टच नहीं किया तो आपको इंग्लिश आएगी नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन क्लासेस को कंप्लीट कराया जाएगा, और जो कराए गए हैं क्लासेस वो भी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, है ना। क्योंकि भाई जब कमेंट्स आते हैं हम प्रॉब्लम्स को जानते हैं कि भाई कुछ लोग कौन कौन सी, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग समझ लेते हैं चीज़ों को, उसको रट नहीं पाते, उसको याद नहीं कर पाते। हालांकि चीज़ें रटने वाली तो होती ही नहीं है, याद करने वाली होती हैं, लेकिन कैसे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप रटकर भी चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए भाई इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो आपका प्यार और सपोर्ट तो चाहिए हमें, है ना। तो जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे मोटिवेट होंगे। और हर एक, कहते नहीं, हर एक बंदे को क्या चाहिए, उसको मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे आप को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, है ना। आपके माइंड में आता होगा कि हम मैडम आपको कैसे मोटिवेट करें, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बस आप लोगों से और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से आपका क्या तात्पर्य है, यानी मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच यानी आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द मेजर कैटेगरीज इनटू विच he vocabulary of a language is divided are known as part of speech। यानी कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि श्रेणियां होता है। भाई कहते हैं कि इस कैटेगरी की है, वो ये इस कैटेगरी के है, तो मतलब उसमें क्या श्रेणी होती हैं। और आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पे कह रहे हैं किसी भाषा की शब्दावली, यानी वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। और ऑफ क्यों यूज किया जाता है, का की के लिए ऑफ यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑफ है। ए तो पता ही आपको एक। और लैंग्वेज इन डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, विभाजित करना। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, तो विभाजित करना। आर है के लिए यूज होता है। और आर नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है। दे आर एट इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, तो एट इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज 8 हो जाती है। कौन कौन से, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे आगरा, कानपुर, टेबल, इस तरह से आप कह सकते हो, है ना। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जिसको बोला जाता है। जैसे हमको कहना है सीता, अब यहाँ पे हमने सीता नहीं कहा, सीता तो हो जाता है क्या, संज्ञा। हमने सीता की जगह पे
तुम कह दिया, आप कह दिया, वो लड़की कह दिया, वो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन हो जाता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होती है, जो कार्य किया जा रहा होता है तो वो क्रिया होती है। विशेषण का मतलब यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण का मतलब होता है उसकी विशेषता बताना, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, यानी वो विशेषण है। क्या है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। जरूरी नहीं कि पतला है तो वो उसकी विशेषता है, भाई मोटा है वो भी उसकी तो विशेषता है। फिर क्रिया विशेषण, जो विशेषण की भी, तो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब हो जाता है। फिर प्रीपोजिशन, कंजर्वेशन और इंटरजेक्शन ये हो जाता है। तो इसमें देखिए प्रीपोजिशन तो आपका क्या हो जाता है, पूर्व सर्ग, और कंजक्शन यानी संयोजन, और आपका इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे वाह मजा आ गया, तो एक अरे वाह के बाद क्या करते हैं, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, तो ये हो जाता है ना, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, अरे वाह मजा आ गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात सुनते हैं, बहुत ज्यादा दुख की बात सुनते हैं, तो इस तरह से तब इसका यूज होता है। हो गया ना, तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजर्जेक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इतने ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपका हो जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या कह रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बताएं, यानी डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है, किसमें नाउन और प्रोनाउन में बताना है। तो संज्ञा और सर्वनाम, तो अभी हमने आपको बताया संज्ञा की जगह पे जो बोले जाते हैं वर्ड वो सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा तो आपको पता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपने स्टार्टिंग से हम लोग नाउन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ नाउन हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, तो वो रटी रटाई है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा वो चीजें हैं जिसको आप टच करते हैं, जिसको भी आपने टच किया वो संज्ञा है। जैसे आपने बुक को टच किया संज्ञा है, टेबल को टच किया संज्ञा है, लड़की है वो संज्ञा है। मतलब जो भी चीज है आप गए, जैसे कहते नहीं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस है कोई जगह है ना, और भी चीजें हैं, तो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, संज्ञा में आती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, तो ये तो सब चीजें आपकी पहले से ही रटी रटाई हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में है कॉमन नाउन। नाउन भी कई तरह से होते हैं, तो एक होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन का मतलब ही सामान्य होता है, कहते नहीं कॉमन चीज है यानी सामान्य चीज है, ऐसे बोलते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में कि भाई कहते हैं कि कैसी चीज है, बोले बड़ी कॉमन सी है, भाई कौन सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कॉमन सी बात है यानी सामान्य सी यानी साधारण सी बात है, ऐसे ही तो कहते हैं ना, तो कॉमन नाउन हो जाता है। तो इसमें क्या है, बॉय, गर्ल, इटीसी, यानी जो लड़का है लड़की है ये सभी, इटीसी का मतलब इत्यादि आदि होता है। और प्रोपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वहां पे क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में ही कहा जा रहा है, जैसे भाई राम है, यहाँ पे एग्जाम्पल है राम है, कानपुर है, तो यानी पूरी जाति का बोध ना कराकर किसी खास, मतलब जैसे राम है तो भाई राम अलग है, कानपुर अलग है, ऐसे तो बहुत सारे शहर है, दिल्ली अलग है, आगरा अलग है, मुंबई अलग है, तो यानी अलग अलग शहरों, तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोपर नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि सामूहिक संज्ञा। क्या होता है, सामूहिक संज्ञा। तो जैसे क्राउड, नेवी, ईटीसी, तो क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, नेवी मतलब क्या होता है, सेना। भीड़ में भाई कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये किस में आएगा, ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब नो सेना में भाई सेना में कितने जवान होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना। तो जहाँ पे भीड़ की बात आए, सेना की बात आए, भाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये किस में आएगा, ये सामूहिक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन में आएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, मटीरियल नाउन। मटीरियल का मतलब ही क्या होता है भाई, मटीरियल का मतलब क्या होता है कि चीजें हैं। मटीरियल का मतलब क्या है, चीजें हैं, कहते हैं ये मटीरियल है, तो मटीरियल मतलब चीज, जैसे लकड़ी, दूध आदि। तो भाई लकड़ी क्या है, ये चीज है, और चीज का मतलब मक्खन और उससे नहीं हम बता रहे हैं, चीज का मतलब वस्तु से हम बता रहे हैं, है ना।
चीज़ पनीर वो वाली बात हम नहीं बता रहे हैं, मक्खन तो बटर है ना, वो चीज़, वो वाला चीज़ नहीं। तो लकड़ी ये एक वस्तु है, दूध है, तो मतलब चीज़ है ना। तो इस तरह से फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कौन से, भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक का मतलब होता है जो हमारी भावना में, जैसे हम क्या करते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, भाववाचक ही में तो आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और जैसे हम क्या कर रहे हैं, भय, हम डर रहे हैं, तो ये हमारे भाव है, हमारे जो भाव है वो हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। तो इस तरह से कितने नाउन हो जाते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी हो जाते हैं। आपको इनको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये परिभाषा तो आनी ही आनी है जो आपकी रटी हुई है, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं रटी होगी शायद, मेरे ख्याल से तो आपने पढ़ा होगा। भाई ख्याल से क्या, सिलेबस में शुरुआत से ये सभी चीज़ें हैं, तो पढ़ा तो ज़रूर होगा, यहाँ पर आए हैं तो पढ़कर ही आए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए ना। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इनके अंतर को आपको समझना है। अगर आपको अंतर नहीं पता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछ लिया जाए कि इसमें आप बताएं, जैसे बॉय दे दिया, राम दे दिया, क्राउड दे दिया, वुड दे दिया, अब पूछा इसमें बताओ कलेक्टिव नाउन कौन है। अब आपको राम पे लगाएंगे, बॉय पे लगाएंगे, क्राउड पे लगाएंगे, वुड पे लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे, लेकिन आपको पता है कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है भीड़ भाड़, तो क्राउड पे आप लगा देंगे। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा हम सेशन लेकर आते हैं 20 से 25 मिनट का, 30 मिनट का। अगर आप इसको एक बार देखें और उसके बाद दोबारा फिर से अगर ना समझ में आए तो उसको ज़रूर देखें और नोट्स बनाते हुए चलें, तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, फिर आप ये कहना ही भूल जाएंगे कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, हमको इंग्लिश नहीं आती है, या हमको इसमें देखिए पासिंग मार्क्स भर के ही नंबर मिल जाए तो बहुत है। फिर ये आप कहेंगे ही नहीं, आप ये कहेंगे क्यों हमको पासिंग मार्क्स भर के नंबर क्यों मिले, हमने इतनी मेहनत की है तो हमको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। 25 में से 25 की तो हम नहीं कहते, क्योंकि ये कहना तो एक सिर्फ बहकाने वाली बात हो जाती है कभी कभी, वो बात अलग की। कभी ऐसा हो जाता है 25 में से 25 में 24 23 24 नंबर की हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जो चीज़ सही है उसको मत झुठलाइए। जो चीज़ कहने में क्या हम कुछ भी कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं 25 में से 50 के नंबर आपको मिल सकते हैं, नहीं, हाँ 25 में से 25 मिल सकते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल भी एक भी गलती नहीं हो तब। लेकिन इतना प्रेशर होता है, इंसान क्या होता है, कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कभी कभी जब पेपर मिलता है ना, तो उस वक्त की जो कंडीशन होती है वो तो आप सभी को पता है, हमें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। आता हुआ भी क्या होता है, कभी कभी भूल जाओ, ऐसा होता है ना, तो वो कंडीशन हो जाती है। तो एक आध नंबर इधर से उधर हो जाते हैं, वो बात नहीं, लेकिन आपके 23 से 24 नंबर कहीं के नहीं गए। और 12 से 13 नंबर की तो बात ही हमें नहीं करनी। अगर इतनी ही अगर हमको नंबर लाने हो तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, है ना। हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और हमारे 12 से 13 नंबर आ जाएंगे, हम सेफ जोन में हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ सेफ जोन में थोड़ी ना आना है, हमें क्या करना है, भीड़ से अलग दिखना है, और भीड़ से अलग दिखने के लिए हमें कुछ अलग करना है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बातें हो गई, लेकिन बातें भी ज़रूरी होती हैं। कभी कभी कहते नहीं, वो चीज़ हमको आ नहीं रही होती, और जब हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, लोग हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देकर हम चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। इसलिए हमारा बस एक ही मोटिव रहता है कि हम आपको मोटिवेट करते रहें, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है अगला क्वेश्चन, यानी अभी क्वेश्चन नहीं है, उसी में पॉइंट है। तो प्रोनाउन भी, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो सर्वनाम जो है वो शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, और इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, और डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आइडेंटिफिकेटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसमें हम समझ लेते हैं क्या क्या है। तो व्यक्तिगत सर्वनाम हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यक्तिगत सर्वनाम हो जाता है, सापेक्ष सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, और आपका हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद है कर्मकर्ता सर्वनाम हो जाता है, और अनिश्चितकालीन सर्वनाम हो जाता है, और
वितरणवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इस तरह से इसमें देखिए पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिगत सर्वनाम में है आई वी एस यानी मैं, हम, हमें, ये हो जाता है। सापेक्ष सर्वनाम में हु विच हो जाता है। और उसके बाद प्रश्नवाचक में हुज हुम, जैसे भाई कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में हुज हुम इन सब का यूज होता है ना, तो इस तरह से फिर माई और यूअर हो जाता है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, वंस, नॉन, फ्यू और इधर नेदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल द काइंड ऑफ जेंडर्स, यानी लिंग के प्रकारों की व्याख्या करें। जेंडर का मतलब क्या होता है, तो लिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से, देखिए एक क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर मेल सेक्स मेन हॉर्स, और फेमिनाइन जेंडर फीमेल सेक्स वुमेन डक, और कॉमन जेंडर मेल एंड फीमेल सेक्स स्टूडेंट चाइल्ड। फिर न्यूटर जेंडर लाइफलेस और थिंग, और क्या है इसमें, तो आपका हो जाता है पेन बुक। तो इस तरह से देखिए स्त्रीलिंग पहले क्या है, फीमेनाइन यानी स्त्रीलिंग होता है ना, लिंग जैसे कहते हैं पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वही आपका हो जाता है। तो इसमें आपका जो भाई स्त्री में कौन कौन आते हैं, तो वुमेन डक ये आ जाते हैं। और कॉमन जेंडर इसमें 3 को माना गया, एक साधारण हो जाता है यानी सामान्य हो जाता है, और नपुंसक लिंग को भी न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग को भी माना गया। हिंदी में कितने माने गए हैं, तो 2 माने गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इंग्लिश में एक बढ़ा दिया गया है, नपुंसक लिंग भी इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें जीवन रहित वस्तु यानी जीवन में जो वस्तुएं हमारे काम में आती हैं उसको रखा गया है, जैसे कलम, पुस्तक और भी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। गिव द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स जो आपके हो जाते हैं उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं ए आर्टिकल, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल ए बॉय, ए गर्ल। तो क्या कह रहे हैं, गणनीय संख्याओं के व्यंजन ध्वनि से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक लड़का, एक लड़की। जैसे आर्टिकल जैसे एक लड़का, हमने देखिए पिछली भी क्लास में इन चीज़ों पर डिस्कस किया था कि ए का यूज़ कब करते हैं, जैसे ए बॉय है तो ए बॉय, ए गर्ल है तो ए का कब यूज़ हम करते हैं, तो जब हम देखिए ए आई ओ यू ई इतने हैं तो किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और इसमें भी अपवाद है, उस पर तो हमने कहा था डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आ से ज्ञा तक वो चीज़ समझ ली जाए तो और भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो अगर ये वर्ड अगर आते हैं तो आप एन का यूज़ करेंगे। और अगर जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, ये सभी चीज़ें आती हैं यानी कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं टोटल, तो 21 होते हैं। 21 ये वर्ड हैं, अगर ये आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या ए का यूज़ होगा। और अगर ये 5 वर्ड आते हैं तो एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आर्टिकल, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल ए बॉय, ए गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे बॉय है इसलिए ए का यूज़ हुआ, गर्ल है इसलिए ए का यूज़ हुआ। एन आर्टिकल, एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल एन एप्पल, एन आउल। देखिए यहाँ पे एप्पल किससे स्टार्ट हुआ, तो ए से स्टार्ट हुआ ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ। आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल ये किससे स्टार्ट हुआ, तो ओ से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा। ठीक है, फिर द है आर्टिकल, द इज डिफाइन आर्टिकल, इट इज यूज टू रिफर ए particular person, place और thing and unlike thing, example sun moon। जैसे कोई बड़ी चीज़, कोई महान चीज़ है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम दा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे द निश्चित उपपद है, इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु तथा असमान वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भाई बड़ी चीज़, भाई सन कैसा है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत। मून कैसा है, बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो महान चीज़, बड़ी चीज़, इसके लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं दा का यूज़। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रहा ना। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे और देते हैं, क्योंकि हम कमेंट को
ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट आते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर क्लास उस तरह से बनाने वाली होती तो हम क्लास में आप लोगों के मतलब जैसे आपने कोई कमेंट किया और उससे रिलेटेड हमने क्लास बना दी। ऐसे अगर कोई चीज़ होती है तो हम आप लोगों को रिप्लाई करते हैं। बहरहाल कमेंट का आपका रिप्लाई ज़रूर होता है, ये चीज़ आप लोग मान के चलें। ऐसा नहीं कि आपने किया और हमने उसको क्या क्या इग्नोर किया, अवॉइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, है ना, ये तो आपको भी पता है। क्योंकि आप हमारी ज़रूरत हो, हम आपकी ज़रूरत है, वो वाली बात हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। तो विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कह रहे हैं विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता, मात्रा। देखिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। कहते नहीं कितनी क्वांटिटी है यानी कितनी मात्रा है। और नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन, तो क्रम। सीरियल का मतलब क्या होता है भाई, कहते नहीं कोई चीज़ सीरियल में लगाओ यानी क्रम में लगाओ, है ना, तो ये हो जाता है क्रम। और नाउन और प्रोनाउन यानी किसमें, तो यानी विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम। नाउन का भी पता है, प्रोनाउन का भी मतलब पता है। नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ये हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ एन ओल्ड मैन, यानी वो एक बूढ़ा आदमी है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है, तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। पूछ रहे हैं व्हाट इज सेंटेंस यानी वाक्य क्या है, तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स कंप्लीट सेंस। यानी क्या हो जाता है कि कह रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वाक्य शब्दों का वो समूह है जो पूर्ण अर्थ बताता है। कैसा बताता है, तो पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस, यानी पूर्ण अर्थ बता रहा है। भाई आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तो क्या है भाई, हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि हाँ मैम ने पूरा सेंटेंस बताया, हमारी समझ में वो बात आई। जब आप पूरा सेंटेंस बताएंगे या हम पूरा सेंटेंस बताएंगे और आप उसको सुनेंगे तो वो चीज़, तो यानी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वो समूह है जो पूर्ण अर्थ बताता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें, इसमें बिल्कुल भी आप लोग भाई कंजूसी ना क्या करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि भाई हमारे दोनों पॉकेट भर जाएं, ऐसा नहीं है। हमको पॉकेट नहीं भरने हैं, हमको सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, है ना। तो भाई आप लोग लाइक कर दें, अच्छा लगता है जब लाइक करते हैं आप लोग। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो क्या कह रहा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चार्जिंग्स अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ड। यानी क्या कह रहे हैं, रेखांकित संज्ञा शब्द को क्रिया में बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को रूपांतरित करें। ही राइट अ लेटर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ही राइट अ लेटर कह रहे हैं, तो इसको चेंज करना है किसमें, ट्रांसफॉर्म यानी रेखांकित संज्ञा शब्द को क्रिया में बदलना है आपको। तो क्रिया में बदलने का मतलब हो जाता है, ही राइट है तो ही रोट आपको कर देना है, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री यानी कितने प्रकार की डिग्री होती हैं, तो 3 काइंड्स ऑफ डिग्री यानी 3 प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सकारात्मक डिग्री, तुलनात्मक डिग्री और अतिशयोक्ति डिग्री हो जाती है। यानी पॉजिटिव डिग्री यानी सकारात्मक डिग्री हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री यानी आपकी तुलनात्मक डिग्री हो जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री यानी आपकी क्या हो जाती है, अतिशयोक्ति डिग्री हो जाती है। तो इस तरह से कितनी डिग्री हो जाती है, तो 3 डिग्री हो जाती हैं।
और आपका अगला क्वेश्चन है गिव द डिफिनेशन ऑफ वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या होते हैं, तो क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, तो वर्ब का मतलब हो जाता है क्रिया। क्या हो जाता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो पूछ रहे हैं कि गिव द डिफिनेशन ऑफ वर्ब। तो ए वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से दैट अ पर्सन और ए थिंग इज has or does verb are used to show what a person or thing is doing, being or processing. Verb are also called action or doing word, यानी क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वर्ब इज अ वर्ड, यानी क्रिया एक शब्द और ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का समूह विच से दैट ए पर्सन ऑफ ए थिंग इज, यानी जो कि क्या बताता है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। हैज़ और डज वर्ब आर यूज टू शो दैट ए पर्सन और थिंग इज डूइंग। तो यानी क्या है, क्रियाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है। बीइंग और प्रोसेसिंग, तो क्रियाओं का उपयोग दिखाने के लिए किया जाता है कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है और या प्रक्रिया कर रही है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, कहते हैं कि प्रोसेसिंग पर है, ये वर्क प्रोसेस हो रहा है तो प्रक्रिया पर है ना। और वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड, क्रियाओं को क्रिया या कर शब्द भी कहा जाता है। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स, यानी क्या कह रहे हैं, गलत और सही संज्ञाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, आई बॉथ ए शॉप, आई बॉथ ए केक ऑफ शॉप, यानी क्या कह रहे हैं, कश्मीर के दृश्य मनमोहक है, कश्मीर के दृश्य मनमोहक हैं। आप ऐसे कह सकते हो कश्मीर के दृश्य मनमोहक हैं और कश्मीर के दृश्य मनमोहक हैं, है ना, तो एक ही है। आई बॉथ ए शॉप, मैंने एक साबुन खरीदा। आई बॉथ ए केक ऑफ शॉप, मैंने साबुन की एक टिकिया खरीदा। तो बात एक ही हो जाती है ना। तो क्या कह रहे हैं, गलत और सही संज्ञाओं के 2 उदाहरण लिखिए। आपको इस तरह से करना, राइट टू एग्जाम्पल और करेक्ट एंड अनकरेक्ट वर्ब। ही सेड दैट ही विल कम सून, यानी उसने कहा कि वो जल्द ही आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम सून, तो उसने कहा कि वो जल्द ही आएगा। और उसके बाद है ही सा द ताज एट आगरा, मैंने आगरा में ताज देखा। आई हैव बीन द ताज एट आगरा, मैं आगरा में ताज देख चुका हूँ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, अच्छे से करेंगे, हमें विश्वास है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें साइलेंट कौन सा वर्ड है, यानी मौन कौन सा वर्ड है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे जो एन है वो कॉलम, तो कॉलम न तो पढ़ते नहीं आप कॉलम, तो एन जो है वो आपका साइलेंट है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी, तो देखिए साइकोलॉजी है, पी साइकोलॉजी तो पढ़ते नहीं है ना। तो साइकोलॉजी की जब आपको मीनिंग पता होगी तब आप क्या कर पाएंगे, आपको पता है कि पी से साइकोलॉजी शुरू होता है लेकिन पी पढ़ा नहीं जाता, यानी पी साइलेंट है, यानी खामोश है, चुपचाप है ना। राइट द 4 साइलेंट वर्ड ऑफ के, अब के जिसमें साइलेंट हो ऐसे 4 वर्ड लिखें। तो नाइफ, आप नाइफ पढ़ते हो, के नाइफ नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब क्या होता है, चाकू होता है। क्या होता है इसका मतलब, तो चाकू होता है। फिर नॉक, यानी कहते नहीं दरवाजे पे आप नॉक करो, यानी दस्तक देना, दस्तक करना। तो नॉक पढ़ते हो, के नॉक तो पढ़ते नहीं हो, है ना। फिर नाइट, यानी नाइट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए इसको लिख दें, दस्तक, यानी जब आप खटखट की आवाज़ करते हैं तो किस लिए, कि भाई दस्तक हो जाए, कि इनको पता हो भाई इनके दरवाजे पे कोई आया है। और वो बंदा क्या होता है, निकल कर देखता है दरवाज़ा खोल के कि हाँ भाई कोई बंदा आया है, यानी दस्तक सुनकर वो पहुँचा, है ना। तो वो चीज़। नाइट, तो के नाइट नहीं होता है, नाइट होता है। तो नाइट मतलब क्या होती है, तो रात होती है ना।
और नॉलेज, के नॉलेज तो नहीं पढ़ते हो ना, लेकिन के से स्टार्ट होती है, लेकिन के इसमें साइलेंट है, तो नॉलेज मतलब क्या होता है, तो ज्ञान होता है। तो इस तरह से आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 आपको लिखने हैं जिसमें के साइलेंट हो, तो आपको लिख देना नाइफ, नॉक, नाइट और नॉलेज। तो याद भाई तो करना है, भाई इंग्लिश है तो याद तो करनी ही रहेगी, क्योंकि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो चीज़ों को याद ही करके भाई चीज़ें समझी गई हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अमेरिका के पढ़े हुए हैं तो बस देखा और फटाफट से कर लिया। ये चीज़ तो कहना भाई ये गुमराह करना है बंदे को, है ना, कि भाई आपने देखा और आपको आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई इंग्लिश है तो समझना तो पड़ता ही है, और बाइलिंगुअल है तो थोड़ा आसान और हो जाता है कि उसके मतलब भी पता हो जाते हैं और चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं कि ये भाई कह क्या रहा है, पूछना इसको क्या है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी टफ़ तो आपको पता ही है कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, जो पढ़ लिया जाए वही इजी है, जो नहीं पढ़ा जाए वो टफ़ है ना। और राइट द 5 साइलेंट वर्ड ऑफ यू, यू जो जिसमें साइलेंट हो उसके 5 वर्ड वो आपको लिखने। तो बुल्ट हो जाता है यहाँ पे, बुल्ट और गुल्ट और गाइड और गाइज। तो यानी क्या हो जाता है यहाँ पे, यू साइलेंट आपको पढ़ने हैं, तो ये भी आपको क्या करना रहेगा, याद ही आपको करना रहेगा। तो इसकी हम हिंदी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बुल्ट की हिंदी निर्माण हो जाता है कि भाई किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है ना, कहते बुल्ट हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है। फिर उसके बाद BUILT, ये यहाँ पे देखिए BUILD है, फ़र्क देखिएगा, बुल्ड है और यहाँ पे BUILT है, तो यहाँ पे यू साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, निर्मित होगा, क्या होगा, तो निर्मित होगा, निर्मित होगा। फिर उसके बाद गुल्ट, तो ये आपका अपराध हो जाएगा, गल्ट मतलब अपराध, अपराध, गल्ट, गिल्टी फील करना, गल्ट है ना। गाइड मार्गदर्शन, मार्गदर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मार्गदर्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा गाइस, तो अनुमान हो जाएगा। गेस करना, यहाँ पे गेस है गाइस नहीं है, यहाँ पे गेस करना है। तो गेस करने का मतलब क्या होता है, कहते नहीं कोई चीज़ है तो कहा कि भाई अनुमान लगाओ, है ना, क्या है, तो अनुमान लगाओ। तो गेस मतलब अनुमान लगाना, गेस मतलब अनुमान लगाना। यू साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कितने आपके रह रहे हैं, बस थोड़े से और रह रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग लेकर भी नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि भाई चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लॉन्ग क्लास लेकर आए और वो चीज़ें आपकी समझ में आने तो कोई फ़ायदा नहीं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण का अर्थ बताएं। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का अर्थ बताएं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू केस प्रॉब्लम फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, ए पर्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड, साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल टर्म्स आर रेयर वर्ड विद unusual streets patterns and word in which the standard pronunciation is disputed, यानी उच्चारण केवल वही दिए गए हैं जहां उसने अंग्रेजी के मूल वक्ता को समस्या होने की संभावना है ना। और क्या कह रहे हैं, विशेष रूप से विदेशी शब्दों, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी शब्दों, असमान तमान तनाव पैटर्न वाले दुर्लभ शब्दों और ऐसे शब्दों के लिए जिनका मानक उच्चारण विवादित है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। कैसे बदलना है, तो ही हैज़ टेकन टी, तो आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे पहले उठा लेना है, यानी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और इसमें बाय का यूज़ होता है, ही हैज़ टेकन टी, तो टी को हमने उठाया सबसे पहले, ठीक है। हैज़ है तो हैज़, और यहाँ पे टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बीन लगाया और टेकन बाई हिम, ही को क्या किया, हिम में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको ये इसकी क्लासेस जो रहेंगी वो अलग से रहेंगी आप लोगों की, जिसमें एक्टिव, पैसिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाई जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जाम्पल, तो क्या कह रहे हैं,
कंजक्शन का अर्थ उदाहरण सहित बताएं। तो कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट्स ज्वाइन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी संयोजक एक संयोजक शब्द या शब्दों के समूह या वाक्यों को जोड़ता है। मोहन एंड राम आर ब्रदर, मोहन और राम क्या हैं, तो मोहन और राम भाई हैं। तो इस तरह से इसने जोड़ दिया ना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, तो रचना के प्रकार, यानी रचना कितने प्रकार की होती है, तो 2 टाइप ऑफ कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन और रिटन कंपोजिशन, ये हो जाती है। और उसके बाद है अगला आपका हो जाता है कि पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम गोइंग मिल्किंग और शी सैड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य जो हैं उसको आपको, यानी जो वाक्य हैं इनको आपको क्या करना है, सही करना है। तो कैसे आप सही कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं भाई, सबसे पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखते हैं और यहाँ पे आपका स्मॉल में लिखा है, तो इसको सबसे पहले सही कर लेंगे, है ना। तो आई और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, आई, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद आपका गोइंग हो गया और मिल्किंग, ठीक है, मिल्किंग, और आपका SIRE और इन्वर्टेड कॉमास में बंद, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में बंद, और उसके बाद यहाँ पे फिर शी है तो शी यहाँ पे लिखेंगे और सैड, ठीक है। तो आपको इस तरह से यानी कॉमास लगाने हैं, कैसे ये भी आपको देखना है। अगर जैसे यहाँ पे कोई और सेंटेंस होता और वहाँ पे किसी का नाम लिखा होता है, तो जब भी नाम किसी का हम लिखते हैं तो कैपिटल में पहला वर्ड बनाते हैं, और जो लाइनिंग होती है उसको स्टार्ट करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास वाले हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अब आपको ये तो याद ही करना रहेगा। देखिए अभी हम लोगों जो पढ़ के हम लोग आए हैं, और उसे देखिए नॉलेज, अब आपको नॉलेज की मीनिंग पता हो तो आप इसको कर लोगे, है ना। तो इसलिए नॉलेज हो जाता है, एलिमेंट्री हो जाता है, और कमीशन हो जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे और जैसे आती है उसको आप फिल कर देंगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई आपको याद ही करना रहेगा। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, तो पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है। अकॉर्डिंग टू IK देवीज लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू अ टीचर्स प्रोग्रेस एज अनप्रिपेयर्डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि IK डेविस के अनुसार पाठ योजना अवश्य तैयार की जाने चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए इससे अधिक घातक कुछ नहीं है। आप प्रस्तुत ना हो। यहाँ पे गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान, यानी पाठ योजना की संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपकी सीरीज का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ हैं, है ना। और अभी तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिला, तो इसी तरह से हमें आगे भी आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करते रहिए। द स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग सब हेड, तो टॉपिक यानी विषय यानी संरचना को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। पाठ, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप जब पाठ योजना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप टॉपिक लिखते हैं ना, विषय क्या है भाई, जिस विषय में लिखना चाहेंगे वो तो होना चाहिए ना, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के उद्देश्य, भाई क्या उद्देश्य हैं आपके शिक्षण के। फिर उसके बाद है स्पेसिफायर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या है, विशिष्ट उद्देश्य हैं। और रेफरेंस बुक्स इफ़ मैनी, यानी संदर्भ पुस्तक यदि कोई हो। और फिर उसके बाद आपका हो जाता है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु। और पुपिल्स एक्टिविटीज़, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी गतिविधियाँ हो जाती हैं। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन हो जाता है। और असाइनमेंट, और उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, तो ये आपका यानी श्यामपट्ट कार्य हो जाता है। इस तरह से भाई आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो यहाँ पे यही पूछा गया पाठ योजना की संरचना बताएं, तो आपको संरचना इस तरह से करनी रहेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलें। थैंक यू।